अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और रेड स्पॉट बायोलॉजी के अंदर हम बात करने लगे हैं टॉपिक 6D की, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, हार्मोनल कंट्रोल एंड सिग्नलिंग। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि प्रोटीन वाज द ओनली फूड अवेलेबल टू अ मैमल। इफ द सप्लाई ऑफ प्रोटीन वाज ओनली हाफ द मिनिमम रिक्वायर्ड, हाफ टू सप्लाई इट्स एनर्जी नीड, द मैमल वुड शो एन इंक्रीज इन द। भाई देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास तीन तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो हमारी एनर्जी की सप्लाई में हेल्प कर सकते हैं। एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक हमारे पास लिपिड्स होते हैं और तीसरा हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर किसी मैमल को कार्बोहाइड्रेट ना मिल रहे हों, अगर किसी मैमल को लिपिड्स ना मिल रहे हों, खाने के अंदर उसे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन दिया जाए, और कितना प्रोटीन उतना प्रोटीन। फॉर एग्जांपल उसकी अगर डेली की रिक्वायरमेंट जो है वो 2000 कैलोरीज़ है, 2000 कैलोरीज़ है, तो उसे कितना दिया जाए, उसे सिर्फ 1000 कैलोरीज़ पूरा करने वाला प्रोटीन दिया जाए। यानी जितनी एनर्जी की नीड है उतना प्रोटीन प्रोवाइड ना किया जाए, बल्कि उसका हाफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो उसके ब्लड के अंदर या उसकी बॉडी के अंदर आपको कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएगी। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द ब्लड। अब देखें, अमाइनो एसिड आते हैं प्रोटीन से। अमाइनो एसिड क्या किसी के ब्लड में ज़्यादा होंगे जब उसको प्रोटीन ही कम मिल रहा हो? नहीं होंगे। तो इस कंडीशन के अंदर इसके ब्लड के अंदर आपको अमाइनो एसिड ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बल्कि अमाइनो एसिड कम मिलेंगे, क्योंकि जितने अमाइनो एसिड आ रहे हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे किसके अंदर? एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। सेकंड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। क्या इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यानी ग्लूकोज के लिए आता है। इसकी जो फूड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, जिनके टूटने पर अमाइनो एसिड मिलेंगे, ग्लूकोज नहीं आएगा। तो इंसुलिन के लिए जो स्टिमुलेटर होता है वो ग्लूकोज होता है, तो इसके ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज होता हुआ नज़र नहीं आएगा। द थर्ड ऑप्शन इज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। अब देखिए, ग्लाइकोजन जो है ना, ये मैमल्स का या एनिमल की स्टोर्ड फूड होती है। अब फूड स्टोर तब की जाती है जब आपको इतना खाना मिल रहा हो जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो। इस कंडीशन के अंदर इसको जो प्रोटीन दिए जा रहे हैं वो इसकी डिमांड का हाफ है। जब किसी को उसकी डिमांड का हाफ फूड दिया जाता है तो वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, तो कुछ स्टोर नहीं किया जाएगा, तो ग्लाइकोजन बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन जो कि आखिरी बच गया है, यही हमारा राइट आंसर है, और वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोर्ड फूड है, कहाँ पे? लिवर के सेल्स के अंदर और मसल्स के सेल के अंदर। जिस वक्त हमारे पास ग्लूकोज की अबंडेंट सप्लाई होती है तो बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन बना देती है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन हो कि जब बॉडी के पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो इसी ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ कर ग्लूकोज बनाया जाता है और उससे बॉडी को एनर्जी सप्लाई की जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर भी हमें यही नजर आएगा कि जो स्टोर्ड फूड है, जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी मौजूद है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, उसका ब्रेक डाउन बढ़ेगा ताकि उसमें से ग्लूकोज रिलीज हो और बॉडी की एनर्जी की डिमांड पूरी हो सके, क्योंकि जो प्रोटीन सप्लाई किया जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ हाफ था, जो कि उसकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट थी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एनर्जी कैन बी मेड अवेलेबल टू द बॉडी इन द फॉलोइंग वेज। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे एनर्जी जो है वो बॉडी को सप्लाई की जा सकती है। पहला तरीका क्या है भाई? कन्वर्जन ऑफ सरप्लस अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल टू ब्लड ग्लूकोज। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड हैं और जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल बेसिकली आता है फैट्स के ब्रेक डाउन से, तो इनको जो है इनका कन्वर्जन किया जाए और मोबिलाइज किया जाए फैट डिपॉजिट को, विच पास टू द टिश्यू फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, बेसिकली बात यह है कि जो एक्सेस अमाइनो एसिड आ रहे हैं या जो एक्सेस ग्लिसरॉल आ रहा है उसके ज़रिए एनर्जी प्रोवाइड की जाए। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लिवर एंड मसल ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। मैंने अभी आपको बताया कि ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है, तो कह रहे हैं इसको तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाए, दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? ब्रेक डाउन किया जाए टिश्यू प्रोटीन को ताकि उसमें से अमाइनो एसिड मिले, जिनको फिर कन्वर्ट किया जाए ग्लूकोज में और उस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल की जाए। देखें, सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं, जो आपकी बॉडी की अपनी प्रोटीन्स होती हैं, उन्हें सबसे आखिर में तोड़ा जाता है। जब भी एनर्जी चाहिए होगी तो सबसे आखिर में जिस मॉलिक्यूल को एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी बॉडी की अपनी प्रोटीन्स होती हैं, जिनसे आपके मसल्स बने होते हैं, जिनसे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। क्योंकि जब स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं बॉडी के अंदर। जब भी जिन बच्चों को बिल्कुल खाने को नहीं मिलता, उनके मसल्स अगर आप देखें तो बिल्कुल नहीं होते, वो बहुत लीन होते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनकी बॉडी के अंदर टिश्यू प्रोटीन या मसल प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। इसका मतलब
अगर हमें ऑर्डर पता करना है कि किस ऑर्डर के अंदर पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो हमें ये जो थर्ड वाला है ये सबसे लास्ट में नज़र आना चाहिए। तो इसमें थर्ड लास्ट में नज़र आ रहा है और इसमें थर्ड लास्ट में नज़र आ रहा है, इनमें से कोई आंसर हो सकता है, बाकी दोनों में थर्ड पहले दिया हुआ है। अच्छा, अब और क्या तरीके हैं भाई? तो अब इनमें से हमें चूज़ करना है कि नंबर 1 पहले पे आएगा या नंबर 2 पहले पे आएगा, क्योंकि ए के अंदर नंबर 1 दिया हुआ है और सी के अंदर नंबर 2 दिया हुआ है। तो देखें, सबसे पहले आप खुद अगर अंदाज़ा लगाएं तो क्या किसी एक्स्ट्रा चीज़ से एनर्जी हासिल की जाएगी या जो चीज़ स्टोर की हुई है उससे एनर्जी हासिल की जाएगी? आपके पास अगर पैसे होते हैं तो कुछ पैसे घर में होते हैं और कुछ पैसे आपके बैंक अकाउंट में स्टोर्ड होते हैं। तो पहले आप कौन से पैसे खर्च करते हैं? क्या वो पैसे जो कि आपकी जेब में मौजूद हैं, या वो पैसे जो कि आपके घर में मौजूद हैं, या आप बैंक जाते हैं और बैंक में से अकाउंट में से पैसे निकाल कर फिर उन्हें खर्च करते हैं? तो पहले आप वो पैसे खर्च करते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं, जो कैश मौजूद होता है आपके पास। बिल्कुल इसी तरीके से पहले एनर्जी हासिल की जाएगी उससे जो कि सरप्लस है, जो कि एक्सेस है। तो एक्सेस अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल जो ब्लड के अंदर घूम रहे हैं, इन्हें कन्वर्ट किया जाएगा और इनसे एनर्जी हासिल की जाएगी। एक बार जब ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फर्दर खाना अगर नहीं आया तो मसल और लिवर के अंदर जो चीज़ स्टोर की हुई है, जो जमा की हुई है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद फिर जब इससे भी बात नहीं बनेगी और फर्दर न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो फिर मसल्स को या बॉडी के टिश्यूज़ की प्रोटीन्स को तोड़ा जाएगा, उनसे अमाइनो एसिड मिलेंगे और ग्लूकोज मिलेगा। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ये है कि पहले 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच हार्मोन प्रमोट द प्रोसेस शोन? तो 3 हमारे पास प्रोसेस दिए हुए हैं। ये प्रोसेस नंबर 1 है, ये प्रोसेस नंबर 2 है और ये प्रोसेस नंबर 3 है। तो हमें बताना है कि ये काम कौन करवा रहा है। तो पहला काम क्या है भाई? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लिवर सेल। तो ये प्रोसेस हो रहा है, ग्लाइकोजन जो है, जो कि स्टोर्ड फूड है, जो लंबी सी चेन है ग्लूकोज की, वो उसे तोड़ा जा रहा है ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये काम कौन करवाता है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए 2, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन जो है ना, ये आते हैं पेनक्रियास से। मैं पेनक्रियास पढ़ा चुका हूँ। पेनक्रियास के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल जो कि इंसुलिन बनाते हैं, और एक होते हैं अल्फा सेल जो बनाते हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करवा के नॉर्मल पे लाना, और ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के नॉर्मल पे लेकर आना। तो इस वक्त क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। देखें, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म है, इसको तोड़ा जा रहा है ग्लूकोज में। ये तभी हो सकता है जब ब्लड में ग्लूकोज की क्या थी? ब्लड में ग्लूकोज की कमी थी। अब ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं, उसे तोड़ तोड़ कर ग्लूकोज बनाया जा रहा है। तो ये काम करता है हमारा ग्लूकागॉन। तो यहाँ पे तो हमारे आंसर इन दोनों में से कोई नहीं है, इन दोनों में से कोई आंसर है। ठीक है, अब सेकंड क्या है ऑप्शन? रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर सेल। रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झोंक देना। ठीक है, जिस तरह आग में झोंक दी जाती है चीज़, बिल्कुल उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झोंक देना, ताकि इस ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाई जाए? इस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन, जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब जाहिर है दोनों जगह पे इंसुलिन दिया हुआ है, तो जाहिर है ये काम इंसुलिन का होगा, तो हमें इसमें पता नहीं लगाना। ठीक है, सी या डी में से अभी भी हमारा कोई एक आंसर है। फाइनल जो पता लगेगा हमें वो यहाँ पे लगेगा। तीसरा प्रोसेस जो है वो ये है कि अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मसल सेल। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि जो इंसुलिन है उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन है ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम करवाना। अब ब्लड में से अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ये एक ही तरीके से हो सकता है, और वो ये है कि इसको कहीं ना कहीं जमा करवा दिया जाए। तो ब्लड में से निकाल कर सेल में डाला जाता है। कहाँ के सेल में? लिवर के सेल में भी और मसल के सेल में भी। तो इंसुलिन का काम ही यही होता है कि ये नॉक करती है जाके, या नॉक करता है जाके लिवर के सेल के पास और मसल के सेल के पास कि भाई ग्लूकोज को अंदर लो। तो ये वाला जो काम है, इंक्रीज अपटेक जो होता है, ये काम इंसुलिन का होता है। दैट इज़ वाई हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है, सी नहीं है। Now a person has poorly functioning बीटा सेल। बीटा सेल वो हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके अंदर इंसुलिन की कमी होगी। इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ये वो एरियाज हैं पेनक्रियास के अंदर जिन्हें हम एंडोक्राइन पोर्शंस कहते हैं, क्योंकि पेनक्रियास दोनों तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। नाउ व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन? 3 चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा रही है ब्लड के अंदर।
आफ्टर दैट पर्सन हैज़ ईटन अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो भाई तुमने जो है वो बहुत सारी मिठाई भर ली है और तुमने जो है वो बहुत सारी चॉकलेट्स भर ली हैं, यानी तुमने कोई ऐसा खाना खा लिया है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और तुम्हारे जो बीटा सेल्स हैं ना वो सही तरह काम नहीं कर रहे। तो आप मुझे बताओ कि तुम्हारे ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, और ये जो तीसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, इसका लेवल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख लें तो जाहिर सी बात है अगर आपने कुछ खाया है कार्बोहाइड्रेट वाला तो वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आएगा। तो जितना बड़ा कार्बोहाइड्रेट होगा उसको फाइनली तोड़ा जाएगा तो उसमें से मेनली हमें मिलता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी मिलता है हमें, ठीक है, गैलेक्टोज भी मिलता है, बट ज़्यादा अमाउंट में जो मिलता है वो ग्लूकोज मिलता है। तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज जब ब्लड में आएगा तो ब्लड का ग्लूकोज क्या होगा, हाई। तो ये ऑप्शन हमारे नहीं है, तो या तो ए आंसर है या बी आंसर है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है जब ब्लड का ग्लूकोज का लेवल हाई होता है ना तो वो हार्मोन के जिसका काम था ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना उसका काम ख़त्म हो गया। वो कौन सा हार्मोन था, वो ग्लूकागॉन था। ग्लूकागॉन का काम होता है कि लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज को वापस नॉर्मल पे लाना। अब जब आप खाना खा रहे हैं तो आपके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज आ रहा है तो इसकी तो छुट्टी हो गई ना, तो इसका मतलब इसका लेवल क्या होना चाहिए, इसका लेवल लो होना चाहिए क्योंकि इसका अभी कोई काम मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लो, यहाँ पे दिया हुआ है हाई, ग्लूकोज हाई होगा, ग्लूकागॉन लो होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इंसुलिन के ऊपर आते हैं। देखिए जब भी ग्लूकोज का लेवल हाई होता है ना तो इंसुलिन आता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ना चाहिए, इंसुलिन का लेवल बढ़ना चाहिए ताकि इस ग्लूकोज को जाके सेल में जमा करवाया जा सके। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हाई होना चाहिए लेकिन उस इंसान के अंदर होना चाहिए कि जिसकी पेनक्रियाज या जिसके बीटा सेल नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। सवाल में लिखा हुआ था कि इस पर्सन के सेल पुअरली फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इसके अंदर इंसुलिन का लेवल लो है। आपकी और मेरी अगर हम बात करें जब हम ऐसा खाना खाएंगे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा ब्लड में तो इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में और ये इंसुलिन जाके इस ग्लूकोज को बाद में लो करवा देगा। ग्लूकागॉन लो ही रहेगा क्योंकि ग्लूकागॉन का काम नहीं है क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज मौजूद है। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। अच्छा भाई ये कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम है लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ऑल्दो ये आपके लेवल पे इतना डिटेल में है नहीं वैसे, बट बहुत आसान है तो थोड़ा बहुत तो है। एसिटाइल को ये दिया हुआ है TCA साइकिल, ये क्रैब साइकिल है और ग्लूकोज टूट रहा है, ये वो है ग्लाइकोलाइसिस है। तो देखिए हो क्या रहा है, द डायग्राम बिलो शो सम बायोकेमिकल पाथवे। ठीक है, लिवर सेल के अंदर ये पाथवे चल रहा है। सम ऑफ द पॉइंट जहाँ पर हार्मोन अफेक्ट करेगा वो लेबल किए हुए हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, तो यहाँ पे दो एरोज बने हुए हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाले एरो पे लेबल किया हुआ है इसका मतलब इस वाले पाथवे की बात हो रही है यानी इस डायरेक्शन में। अगर नीचे वाले पे लेबल किया होगा तो इसका मतलब इस पाथवे की बात हो रही है। तो अगर हम नंबर 1 देखें तो उसमें हो रहा है ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो रहा, सॉरी, ग्लूकोज सेल में दाखिल हो रहा है, ये सेल की मेम्ब्रेन है और ग्लूकोज बाहर से आ रहा है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हार्मोन काम कर रहा है। उसके बाद इस ग्लूकोज के साथ क्या हो रहा है, देखें यहाँ से यहाँ जा रहा है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है ग्लाइकोजन में, तो कोई हार्मोन यहाँ पे काम कर रहा है। तीसरा काम क्या हो रहा है, देखें एरो किस तरफ है, प्रोटीन का कन्वर्जन हो रहा है अमाइनो एसिड में, यानी प्रोटीन टूट रहे हैं तो यहाँ पे कोई हार्मोन काम कर रहा है। उसके बाद एरो दिया हुआ है अमाइनो एसिड अंदर आ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और 5वां दिया हुआ है कि फैटी एसिड जो हैं जो आपके डाइजेशन के बाद आपके ब्लड में आते हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं फैट्स में, यानी वो जमा हो रहे हैं ब्लड के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई हार्मोन काम कर रहा है। अब आपसे सवाल क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि भाई इनमें से कौन से पॉइंट्स के ऊपर हार्मोन इंसुलिन काम करेगा, यानी ये जो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बता दें कि इंसुलिन कहाँ कहाँ काम करेगा। तो बहुत आसान है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंसुलिन का काम क्या होता है। देखिए इंसुलिन जो है ना उसे हम कहते हैं इट इज़ एन एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक का मतलब ये चीज़ें बनवाता है, ये चीज़ें तोड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ चीज़ें बन रही होंगी वहाँ पर इंसुलिन काम कर रहा होगा। अब इसका पहला फंक्शन क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि इंसुलिन का काम होता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करवा के नॉर्मल पे लाना। तो जब आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज हो जाता है हाई। अब इतना ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी के लिए नुकसानदेह है तो इंसुलिन आता है और इंसुलिन आकर इस ग्लूकोज को ब्लड में कम करवाता है। कैसे, ग्लूकोज को दाखिल करवा देता है सेल में, यानी ये जो पहला वाला फंक्शन है ये इंसुलिन करवा रहा है, ग्लूकोज की एंट्री। अब इसे हम कहते हैं अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल, तो ये काम करवाता है इंसुलिन। तो इंसुलिन पॉइंट नंबर 1 पर काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा इंसुलिन एनाबॉलिक है तो ये चीज़ें बनवाएगा। यहाँ आपको नज़र आ रहा है ग्लूकोज को
ग्लूकोज के साथ मिला के लंबी लंबी चेन बनाई जा रही है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ मिला के फिर ग्लूकोज के साथ मिला के लंबी चेन बनाई जा रही है, तो कुछ बन रहा है, तो ये भी काम करवाता है इंसुलिन। तो यहाँ पर भी इंसुलिन काम कर रहा है। तो ग्लूकोज को अंदर लाना, उसके बाद उसे कन्वर्ट करवाना ग्लाइकोजन के अंदर, ये दोनों काम जो है ये इंसुलिन के हैं। उसके बाद दिया हुआ है थर्ड के ऊपर प्रोटीन टूट रहा है। इंसुलिन का काम प्रोटीन तोड़ना नहीं, प्रोटीन बनाना होता है। तो अमाइनो एसिड का अंदर आना और अमाइनो एसिड का प्रोटीन में कन्वर्ट होना, ये काम करवाता है इंसुलिन। तो 3 तो नहीं करवाएगा, 4 करवा सकता है, ठीक है, 4 करवा सकता है। उसके बाद क्या है हमारे पास 5। अब अगर आप 5 देखें तो 5 के अंदर जो फैटी एसिड हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं फैट्स के अंदर। फैटी एसिड छोटा मॉलिक्यूल है, फैट्स बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कोई चीज़ बन रही है, ये काम भी करवाता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है वो फैट्स को, एक्सेस फैट को जमा करवा देता है, स्टोर करवा देता है। तो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 4 के ऊपर और 5 के ऊपर। अब ऑप्शंस के अंदर 3 दिए हुए हैं, ठीक है। तो 1, 2, 4, 5 में से हमें देखना है कि इस ऑप्शन में 3 दिए हुए, इनमें से 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 के ऊपर काम नहीं कर रहा। पहली बात, जिसमें 3 दिया हुआ है उसको तो हटा ही दें, तो एक ही बच गया। तो 1, 2 एंड 5 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पे इंसुलिन काम कर रहा है। नाउ इन अ हेल्दी मैमल, आपकी बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड इनडायरेक्टली टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर सेल्स। अच्छा भाई, सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हम चाह रहे हैं कि लिवर के सेल में ग्लाइकोजन का अमाउंट ज़्यादा बने। अब अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि ग्लाइकोजन बनवाता कौन है, कौन ये मैसेज देता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो ग्लाइकोजन में, इंसुलिन, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिडक्शन इन इंसुलिन आउटपुट। ये तो बहुत गलत बात है क्योंकि ये काम करवा ही इंसुलिन रहा है। तो अगर इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजन ज़्यादा कैसे बन सकता है, ठीक है। तो इंसुलिन का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो ग्लाइकोजन का अमाउंट बढ़ेगा, तो रिडक्शन वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड क्या दिया हुआ है, हाई ग्लूकोज कंटेंट इन द डाइट। ऑब्वियस सी बात है, ग्लाइकोजन है क्या, ग्लूकोज की चेन है, तो जितना ग्लूकोज आएगा उतना ज़्यादा ग्लाइकोजन बनाया जा सकेगा, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन द थायरॉक्सिन प्रोडक्शन। थायरॉक्सिन जो है ना, ये नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम थायराइड ग्लैंड है, उसका हार्मोन है, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है। थायरॉक्सिन बेसिकली करवाता क्या है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। तो ये बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है और ये बॉडी के जो स्टोर्स हैं, बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें जलाता है, जलाने का मतलब उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। तो जब थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये कंडीशन कहलाती है हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं वो वेट लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सब ख़त्म हो रहे होते हैं, क्योंकि थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। तो बॉडी अपने जो स्टोर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बर्बाद करना शुरू कर देती है। तो ग्लाइकोजन जो है ये भी एक स्टोरेज फॉर्म है। तो थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोजन जितना था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन हमें बढ़ाना है तो थायरॉक्सिन को कम करना पड़ेगा, इंक्रीज से नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। अ रिडक्शन इन द अमाइनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। देखें भाई, जब भी एक तो ग्लाइकोजन बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लूकोज, लेकिन इनकेस अगर ग्लूकोज नहीं है और आपके पास एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड को भी कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लूकोज में और उससे भी ग्लाइकोजन बनाई जा सकती है। तो अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो ज़्यादा ग्लाइकोजन बनेगा। तो रिडक्शन अगर कर देंगे अमाइनो एसिड में तो ज़्यादा ग्लाइकोजन नहीं बनवाया जा सकता। तो बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, ज़्यादा ग्लूकोज होगा डाइट के अंदर तो ज़्यादा ग्लाइकोजन बनेगा। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, वो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। खैर, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन देयर इज। अब सिंपल सा काम पूछ रहे हैं कि इंसुलिन जो है उसकी एक्टिविटी जब होगी, यानी इंसुलिन अगर किसी की बॉडी में रिलीज होगा तो क्या नज़र आएगा आपको। तो बहुत आसान सी बात है, इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का लेवल कम करवाना। कैसे? सेल में दाखिल करवा देना। इसे हम कहते हैं इंक्रीज अपटेक। तो आपको कहीं पर नजर आ रहा है इंक्रीज अपटेक, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मसल सेल लिखा होता तब भी सही था, लिवर सेल लिखा होता तब भी सही था, यही करेक्ट आंसर है। डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, ये काम इंसुलिन का नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, अगेन इंसुलिन की एक्टिविटी अगर होगी तो आपको इन यूरिन में ग्लूकोज नजर नहीं आएगा। दैट इज वाई डायबिटीज़ के पेशेंट जिनके अंदर इंसुलिन या तो होता नहीं है या काम नहीं कर रहा होता, उनके ब्लड के अंदर आपको ग्लूकोज नजर आ रहा होता है। डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ब्लड वेसल, ये काम तो बिल्कुल इंसुलिन का नहीं होता। ये तो जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा तो वो जाकर ब्लड वेसल में जमा हो जाएगा। इस बीमारी को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं।
Now, under which of the following circumstances will insulin be secreted? यानी हम चाह रहे हैं कि किसी की बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट हो. अब मुझे बता दें इसके लिए स्टिमुलस क्या है, क्या मैसेज है इसके लिए. तो पहला क्या है भाई, द ब्लड शुगर लेवल इन द लिवर इज़ लो. अब लिवर के अंदर अगर ब्लड शुगर लो है या ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि इंसुलिन लिवर से रिलीज़ नहीं होता. तो अगर लिवर से इंसुलिन रिलीज़ होता तो लिवर में कितना ग्लूकोज है इससे बड़ा फ़र्क पड़ता. लेकिन चूँकि लिवर से नहीं होता तो ये आंसर नहीं है. ब्लड शुगर लेवल इन द हेपेटिक पोर्टल वेन इज़ लो, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि हेपेटिक पोर्टल वेन जो है उससे भी जो इंसुलिन है वो रिलीज़ नहीं होता. देन वी हैव ब्लड शुगर लेवल इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरिन इज़ हाई. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरिन्स हम कहते हैं ये पेनक्रियाज है. तो पेनक्रियाज के अंदर कुछ एरियाज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरिन्स. इनके अंदर मौजूद होते हैं बीटा सेल. ये बीटा सेल जो हैं इनके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं. वो सेंसर्स चेक करते हैं ब्लड का ग्लूकोज लेवल. अगर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तब ये रिलीज़ करेंगे इंसुलिन, और इंसुलिन आकर ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को लो करवाएगा, यानी नॉर्मल पे लाएगा. अगर ये यहाँ लिख देते ना कि ब्लड शुगर लेवल इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरिन इज़ लो, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता. तो आपने पूरा देखना है कि हाई लिखा हुआ है या नहीं. द ग्लाइकोजन लेवल इन द स्केलेटल मसल इज़ हाई, इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मसल से रिलीज नहीं होता. अच्छा भाई, व्हाट डज एन इंक्रीज, कहाँ गया, व्हाट डज एन इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस. वही बात है, इंसुलिन की सीक्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो आपको क्या इफेक्ट नज़र आएगा. नंबर 1, अ डिक्रीज इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इंक्रीज, अगर इंसुलिन इंक्रीज होगा तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, क्योंकि ये काम ही ग्लूकोज के ऊपर करता है. दूसरा क्या है भाई, एन इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल. ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो उनके अंदर देखा जाता है जिनके अंदर इंसुलिन कम हो, क्योंकि जब इंसुलिन कम होगी तो वो सेल में नहीं जाए, ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपको ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा मिलेगा, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़. इंक्रीज इन द ग्लूकोज परमिएबिलिटी ऑफ सेल, दिस इज़ करेक्ट. इंसुलिन का काम ही यही है कि दरवाजे बजाए सेल के और उसको बोले कि भाई ग्लूकोज को अंदर लो, तो इसे हम कहते हैं सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई ग्लूकोज के लिए. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. एंड इंक्रीज इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. देखिए ये अगर उल्टा लिखा होता ना, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, तो ये करेक्ट होता. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. ये इंसुलिन नहीं करवाता बल्कि ये ग्लूकागॉन करवाता है. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है, 2 organs secrete substances which affect the body. ऑर्गन नंबर 1 सीक्रेट कर रहा है प्रोडक्ट 1 और ऑर्गन नंबर 2 सीक्रेट कर रहा है प्रोडक्ट नंबर 2. अच्छा भाई, सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हम चाह रहे हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट 2. नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है, एक चीज़ बढ़ रही होती है तो उसे कम होना होता है. ठीक है, तो सपोज कर लें प्रोडक्ट 2 जो है ये बढ़ता जा रहा है और इसका काम जो है वो ख़त्म हो गया है. तो अब बॉडी चाह रही है कि प्रोडक्ट 2 जो है वो बनना बंद हो जाए. तो ये कैसे अचीव होगा, क्या किया जाए कि प्रोडक्ट 2 की कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो जाए. हम इसका नेगेटिव फीडबैक करवाना चाह रहे हैं, इस प्रोडक्ट का काम जो है वो ओवर हो चुका है. तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट 1 जो है वो काउंटर एक्ट करे प्रोडक्ट 2 को. देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है जिसके ऊपर लगा हुआ है रिसेप्टर. ठीक है, ये रिसेप्टर लगा हुआ है और इसके ऊपर आकर बैठता है प्रोडक्ट नंबर 2. मैं सपोज ये बना रहा हूँ, 2 बना रहा हूँ. ठीक है, अगर प्रोडक्ट 1 जो है वो काउंटर एक्ट करेगा तो वो यहाँ आके बैठ जाएगा. 1 अगर यहाँ आके बैठेगा तो बॉडी को लगेगा कि 2 जो है वो कम हो गया है और बॉडी फर्दर मैसेज देगी ऑर्गन 2 को और ये और बनना शुरू हो जाएगा. हम चाह रहे हैं कि इसका लेवल क्या हो जाए, इसका लेवल कम हो जाए, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में ये चीज़ कम होनी चाहिए. तो बेसिकली अगर प्रोडक्ट 1 जाके काउंटर एक्ट करेगा, यानी इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो नंबर 2 जो है इसका लेवल कम नहीं होगा बल्कि इसका लेवल और बढ़ेगा. तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है. प्रोडक्ट 1 जो है वो रीइंफोर्स करे इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट 2. अगर प्रोडक्ट 1 जो है वो प्रोडक्ट 2 को रीइंफोर्स करेगा तब भी इसका अमाउंट जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन 2 को मैसेज नहीं मिला. ऑर्गन 2 मुसलसल प्रोड्यूस किए जा रहा है प्रोडक्ट. ठीक है, ये दोनों मिलकर अगर काम करने भी लगे तो फर्दर प्रोडक्ट 1 भी प्रोड्यूस होता जा रहा है, प्रोडक्ट 2 भी प्रोड्यूस होता जा रहा है. दोनों कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट 2 जो है वो बनना बंद नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन 2 को जब तक कोई नहीं बताएगा जाके कि भाई इस प्रोडक्ट का काम ख़त्म हो चुका है, तब तक ये बनना बंद नहीं होगा. तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. तीसरा क्या है, प्रोडक्ट 2 जो है वो इनहिबिट करे ऑर्गन 1 को. यानी ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 2, ये जाके रोके किसे, ऑर्गन 1 को. तो मैं यहाँ पे क्रॉस बना देता हूँ. इसने इसे रोका. ऑर्गन 1 क्या प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोडक्ट 1. और आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट 2 इनहिबिट करे ऑर्गन 1 को. यहाँ तक पहुँच गए हम. और प्रोडक्ट 1 जो है वो स्टिमुलेट करे ऑर्गन 2 को. और प्रोडक्ट 1 जो है ये जाकर स्टिमुलेट करे ऑर्गन 2 को. यानी यहाँ पर मैं बना दूँ चेक.
दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है चूँकि ये इस सीक्वेंस में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसका नाम है T3 और T4, ठीक है। T3 और T4 को मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट 2 का। तो ये कौन सा ग्लैंड हुआ, ये ग्लैंड नंबर 2 हो गया, सॉरी ये ऑर्गन नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात नहीं नज़र आ रही है आपको, ये इन्होंने इसमें बताई है कि ये जो 2 है इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, प्रोडक्ट 1। तो इसके लिए मैं बना दूँ प्रोडक्ट 1 TSH। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट 1। और ये किस ग्लैंड से आता है, ये किस ऑर्गन से आता है, ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी जो है वो है हमारा ऑर्गन नंबर 1, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर ये बोल क्या रहे हैं, प्रोडक्ट 2 जो है वो जाके इनहिबिट करे ऑर्गन 1 को, ये हो गई आधी बात। तो ये है प्रोडक्ट 2, ये जाके रोकेगा किसे, पिट्यूटरी को, ठीक है, यानी ऑर्गन 1 को। और ऑर्गन 1 से निकलता है क्या, प्रोडक्ट 1। और प्रोडक्ट 1 जाके क्या करे, स्टिमुलेट करे ऑर्गन 2 को। प्रोडक्ट 1 जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ऑर्गन 2 को। तो जाहिर है जब ये जाके इसे रोक देगा तो ये रिलीज़ नहीं होगा, जब ये रिलीज़ नहीं होगा तो ये जाके इसे स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा, जब ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो ये प्रोड्यूस नहीं होगा और प्रोडक्ट 2 का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये पूरा पाथवे इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। अच्छा, इससे मिलता जुलता ये है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। ये कह रहे हैं प्रोडक्ट 2 जाके स्टिमुलेट करे, यहाँ पे बोल रहे थे इनहिबिट करे, यहाँ पे बोल रहे हैं स्टिमुलेट करे। अगर ये प्रोडक्ट 2 जाके स्टिमुलेट करेगा तो ज़्यादा रिलीज होगा क्या, प्रोडक्ट 2 जाके स्टिमुलेट करेगा और ऑर्गन 1 को, ऑर्गन 1 ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1 जाके फर्दर स्टिमुलेट करेगा इसे और फिर फर्दर सीक्रेशन बढ़ जाएगी इसकी। हम चाह रहे थे नेगेटिव फीडबैक, यानी प्रोडक्ट 2 कम हो जाए। तो प्रोडक्ट 2 तब कम होगा जब ये जाके इनहिबिट करेगा ऑर्गन 1 को, ऑर्गन 1 से ये प्रोडक्ट 1 रिलीज़ होना कम हो जाएगा, जब ये रिलीज़ होना कम हो जाएगा तो ये स्टिमुलेट होना कम हो जाएगा, जब ये स्टिमुलेट होना कम हो जाएगा तो ये रिलीज़ होना कम हो जाएगा, जो कि हमारा एक्चुअल टास्क था। तो ये अगर आप इस एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इस तरह से जो है ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। Now, which homeostatic function of the liver is controlled and monitored? ये इन नहीं होगा, ये होगा by the pancreas। लिवर का वो कौन सा होम्योस्टैटिक फंक्शन है जिसे पेनक्रियास कंट्रोल करता है? तो पहला काम है डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा होम्योस्टेसिस के अंदर कि लिवर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होता है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है NH2 अमाइनो ग्रुप, ये हाइड्रोजन है, इस तरफ COOH है और इस तरफ है रेडिकल, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको और इसको रिमूव कर देता है। इसको हम कहते हैं प्रोसेस डीअमाइनेशन। इससे बनता है अमोनिया और इसे कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और बाकी जो बच गया उसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर और फिर उससे एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। तो डीअमाइनेशन ऑफ ग्लूकोज जो है ये काम लिवर करता है, इसमें पेनक्रियास का कोई रोल नहीं है। यानी पेनक्रियास से ऐसी कोई चीज़ नहीं आती जो डीअमाइनेशन का मैसेज दे, तो ये काम जो है ये पेनक्रियास से मॉनिटर नहीं होता। रिलीज ऑफ ग्लूकोज, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास लिवर के अंदर और मसल के अंदर ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है, जब बॉडी के पास ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है और इससे ग्लूकोज बनाया जाता है। अच्छा, इस काम को करने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, और ये वो हार्मोन है जो आता है कहाँ से, पेनक्रियास से। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। रिलीज ऑफ आयरन, आयरन का जो रिलीज़ है ये बेसिकली कहाँ काम आएगा, लिवर और स्प्लीन आपने पढ़ा होगा, ये क्या करती हैं, 21 नहीं कितने 4 महीने कितने 120 दिन के बाद जो है वो रेड ब्लड सेल को ये तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद उसमें से आयरन निकलता है। तो वो आयरन जो है ये स्टोर करते हैं और फिर उसे सप्लाई किया जाता है बोन मैरो के पास, जहाँ पर दोबारा से सेल बनते हैं, रेड ब्लड सेल बनते हैं। तो इस काम में किसी ऐसे हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती जो पेनक्रियास से रिलीज़ होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिन, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, इसके अंदर भी किसी हार्मोन का फंक्शन नहीं है जो पेनक्रियास से आता हो, तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है।
Now homeostasis is in a mammal is defined as the maintenance of. तो homeostasis की definition पूछी है, तो एक लफ्ज़ तो आपको पता है, वो है constant internal environment. तो ये 3 के अंदर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है. ठीक है, अब बाकी देख लेते हैं. Constant internal environment providing a degree of independence from the external environment. बाकी में क्या चेंज दिया हुआ है, resulting in a complete dependence. और तीसरे में क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो पहली बात तो होम्योस्टेसिस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि सूरज से कितनी गर्मी आएगी या एनवायरनमेंट के अंदर कितनी गर्मी होगी. तो बेसिकली हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते ही नहीं है, हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की. अच्छा, अब दूसरी बात, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर का एनवायरनमेंट कैसा हो, हमें इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस. तो अगर आप ऑप्शन ए के अंदर देखें तो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट लिखा हुआ है और आगे लिखा है प्रोवाइडिंग अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दिस इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट डिपेंडेंस. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं वो अपना अंदर से कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो फ्लक्चुएट करेगा इफ़ दे आर डिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते हैं पोइकिलोथर्म्स के बारे में, जो एनिमल्स एक्टोथर्म्स भी कहलाते हैं. तो उनकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर. हमारा इंडिपेंडेंट होता है, बाहर गर्मी हो रही हो या सर्दी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, क्योंकि हमारे अंदर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म मौजूद है और हम इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नाउ हाउ डज इंसुलिन एक्ट ऑन इट्स टारगेट सेल. तो इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है, कैसे काम करता है. तो इट एक्टिवेट एंजाइम कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. देखें अगेन, अगर ये ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कहते तो मैं कहता हाँ बिल्कुल सही है, ये ग्लाइकोजन बनवाता है. ये कह रहे हैं ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनवाता है, ये काम ग्लूकागॉन का इंसुलिन का नहीं है. इट ऑल्टर्स स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन. दिस इज द करेक्ट आंसर. इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है और ये आकर इसके ऊपर मैसेज देता है और फिर वो मैसेज अंदर जाता है. अच्छा, ये सेल के अंदर नहीं जा सकता. नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इट एंटर्स द सेल एंड स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए. अगर आपने 3rd चैप्टर की वीडियो देखी हो जो मैंने पढ़ाई है हार्मोन्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन. स्टेरॉइड हार्मोन कैसे जा सकते हैं सेल के अंदर, क्योंकि उनका जो केमिकल नेचर है वो लिपिड है और सेल की मेम्ब्रेन जो है वो भी लिपिड होती है, तो वो तो घुस जाते हैं सेल के अंदर. इंसुलिन चूँकि पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, तो ये सेल के अंदर नहीं जा सकता. ठीक है, तो ये बाहर से अपना मैसेज देता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर लगा होता है. इट स्टिमुलेट द इंट्रासेलुलर हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड. हमने पीछे डायग्राम के अंदर देखा था कि इंसुलिन का काम होता है फैट्स को लिपिड में कन्वर्ट करवाना, यानी फैटी एसिड को फैट्स में कन्वर्ट करवाना, यानी ये लिपिड्स बनवाता है, ये तोड़वाता नहीं है, क्योंकि इंसुलिन को हम कहते हैं इट इज़ एन एनाबॉलिक हार्मोन, तो ये चीज़ें बनवाता है. नाउ विच फंक्शन इज कैरीड आउट बाय द हार्मोन इंसुलिन. अगेन इंसुलिन का फंक्शन क्या, ब्रेक डाउन करवाता है ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज का नहीं, ये तो अंदर जमा करवा देता है, स्टोर करवा देता है सेल के अंदर. इट कैटलाइजेस द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म ग्लाइकोजन. कैटालाइसिस का मतलब बात हो रही है एंजाइम की. इंसुलिन इज नॉट एन एंजाइम, इंसुलिन इज अ हार्मोन. एंजाइम होता ना तो वो कैटालाइज करता. इंसुलिन का काम होता है मैसेज देना. इंसुलिन जो है वो खुद ये काम नहीं करता, इंसुलिन ऑर्डर देता है कि भाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो, तो ये कैटालाइज नहीं करता. सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन यहाँ पर देने के लिए. नाउ इट इनेबल्स ग्लूकोज टू एंटर द सेल. यस, इसका काम ये होता है कि ये ग्लूकोज की एंट्री को पॉसिबल बनाता है सेल के अंदर. इट प्रिवेंट्स ग्लूकोज फ्रॉम बीइंग एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. ऐसा नहीं है, ग्लूकोज का फंक्शन नहीं है, इंसुलिन का फंक्शन नहीं है कि ये ग्लूकोज को जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होने से बचाए. इंसुलिन जो है इनडायरेक्टली बचाता है, लेकिन डायरेक्टली ये जाकर ऐसा नहीं करता कि किडनी के सेल के पास जाएगा और वहाँ से इंसुलिन निकलवाएगा. यानी जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसमें से इंसुलिन निकलवाना, ये जिम्मेदारी उसमें से ग्लूकोज निकलवाना, रीअब्जॉर्ब करवाना, ये जिम्मेदारी इंसुलिन की नहीं होती. हाँ, इंसुलिन ये ज़रूर करता है कि ब्लड में इतना ग्लूकोज बचने ही नहीं देता कि वो किडनी से एक्सक्रीट हो. तो इनडायरेक्ट कह सकते हैं, बट डायरेक्टली इसका कोई ऐसा काम नहीं है. Now which of the following describe the chemical nature of insulin. मैंने अभी बताया आपको कि इंसुलिन जो है ये बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड है, यानी प्रोटीन है, यानी अमाइनो एसिड से बनी होती है. जब भी ये सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इसके लिए रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है. Now this is a question. ये जो ग्राफ ऊपर दिया हुआ है, कहाँ गया ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये बता रहा है ब्लड की शुगर कॉन्सेंट्रेशन. ये यहाँ पर दिया हुआ है ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, ये जो 100, 200, 300 दिया हुआ है,
और ये हेल्दी शख्स क्या दिया हुआ है जब उसने एक ग्लूकोज सोल्यूशन पिया है। तो ग्लूकोज घोल के पी लिया उसने, और हमने टाइम के साथ देखा ये 1 घंटा है यहाँ पे, ये 2 घंटा है यहाँ पे, तो हमें नज़र आ रहा है उसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई? उसका रीज़न ये है कि इसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही उसने ग्लूकोज जो है वो भरा होगा अपनी बॉडी में, इंसुलिन आया होगा, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करवा के नॉर्मल पे रखता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कांस्टेंट है। अब पूछा क्या है इन्होंने, अगर यही ग्लूकोज की बाटली हम चढ़ा दें किसमें, डायबिटिक मैन के अंदर, तो उसका ग्राफ कौन सा होगा। अब देखें, जो डायबिटिक होगा उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होगी, या इंसुलिन होगा लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा होगा। तो इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड के ग्लूकोज को कम करवाना। अब आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होगा, ना कांस्टेंट रहेगा, बल्कि आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो ये 100 से नीचे जा रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इस ऑप्शन के अंदर देखें तो 100 से नीचे जा रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब 2 बच गए आपके पास। इन दोनों के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि 100 से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, जब ग्लूकोज को वो जब ग्लूकोज जो है वो पिएगा तो उसके बाद जो है वो उसके ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो दोनों के अंदर आ रहा है। अब इसमें से चूज़ कौन सा करें, तो देखें बी ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, पीक पर गया, और उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे आया। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से नीचे नहीं आया, बल्कि स्लोली डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ आई जो कि ग्लूकोज को ले जाकर जिसने जमा करवा दिया डिपॉजिट में, जिसने डिपॉजिट करवा दिया सेल्स के अंदर। यानी इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इस शख्स के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन डिलेड हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि डायबिटिक मैन के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा या इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज़ दिस, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो विद इन हाफ आवर, यहाँ पर अगर आप देखें तो विद इन हाफ आवर ग्लूकोज का लेवल 300 से 200 तक आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इवन 2 आवर्स के बाद भी ग्लूकोज का लेवल जो है वो 300 से 200 पे नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत स्लो कम हो रहा है। अब ये क्यों हो सकता है? ऑल्दो इसके अंदर इंसुलिन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट, देखिए हर सेल के अंदर दाखिल करवाने के लिए ना इंसुलिन नहीं चाहिए होता, तो कुछ ना कुछ ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ ग्लूकोज जो है वो किडनी से क्या हो जाएगा, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो 1 से 2 घंटे के अंदर भी इतना ग्लूकोज एक्सक्रीट नहीं हो सका कि दोबारा से नॉर्मल पर आ सके, और इसका ग्लूकोज का लेवल स्टिल हाई है। जबकि इसका ग्लूकोज अगर आप देखें तो 2 घंटे के अंदर विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ गया। ये तभी हो सकता है जब इंसुलिन डाला गया हो, तो इंसुलिन ने वापस उसका ग्लूकोज नॉर्मल करवा दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये डायबिटिक मैन है। तो सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। Now, which change contributes to the lowering of blood sugar level if a person is injected with insulin? तो ये पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से वो कौन सा चेंज है, यानी बेसिकली वो इंसुलिन का फंक्शन पूछ रहे हैं। तो इंसुलिन क्या करवाता है? क्या इंसुलिन डिक्रीज करवाता है परमिएबिलिटी? बिल्कुल रॉन्ग, इंक्रीज करवाता है परमिएबिलिटी, ताकि सेल के अंदर ग्लूकोज जाए। डिक्रीज इन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द गट, इसका कोई काम नहीं है। इंसुलिन का कोई काम नहीं है कि वो इंटेस्टाइन के पास जाए और बोले कि भाई ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन बढ़ाओ या कम करो। इंक्रीज इन द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिन का कोई काम नहीं है ग्लूकोज को एक्सक्रीट करवाना। तो एक ही ऑप्शन बच गया, इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। दिस इज द करेक्ट आंसर। जब आप इंसुलिन डालेंगे तो जितना ग्लूकोज होगा उसका मेजर पोर्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में, और स्टोर कर लिया जाएगा। ये काम इंसुलिन करवाता है। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन, अगेन इंसुलिन का फंक्शन देयर इज, क्या इंक्रीज अपटेक होता है ग्लूकोज का बाय मसल सेल? यस, मसल सेल से भी और लिवर सेल से भी। डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय लिवर सेल? रॉन्ग, यहाँ पर भी इंक्रीज होता है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ये इंसुलिन की एक्टिविटी से नहीं होगा। अगर यहाँ पर लिखते हैं इनएक्टिविटी, अगर इंसुलिन की इनएक्टिविटी हो तो आपको ये ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। ठीक है। डिप्लीशन ऑफ फैट स्टोर, बिल्कुल गलत। अगेन अगर इंसुलिन की इनएक्टिविटी होगी तो डिप्लीशन होगी फैट स्टोर की। इंसुलिन की एक्टिविटी से इंक्रीज होते हैं फैट स्टोर, क्योंकि इंसुलिन एनाबॉलिक है और ये फैट बनवाता है। Now which of the following is a sign of insulin deficiency? अब आ गए इंसुलिन की इनएक्टिविटी के ऊपर। तो जब इंसुलिन कम होगा ना तो ब्लड का शुगर लेवल आपको लो नहीं मिलेगा बल्कि हाई मिलेगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, ये बेसिकली बात हो रही है रेस्पिरेशन की। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि इंसुलिन का काम ये भी होता है कि वो ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया में झोंकता है ताकि उससे क्या प्रोड्यूस की जा सके, एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, जिसे आप कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या जिस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। तो क्या इंक्रीज होगी अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो? नहीं, इंसुलिन का काम है तो ये तब होगा जब इंसुलिन मौजूद होगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा अगर इंसुलिन डिक्रीज हो जाए।
इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लिवर, कैसे ग्लाइकोजन बनेगा जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, ग्लाइकोजन तब ज़्यादा बनेगा जब इंसुलिन ज़्यादा होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ शुगर इन द यूरिन, मैंने अभी आपको बताया कि जब इंसुलिन की कमी होगी यानी इनएक्टिविटी होगी तो किडनी जो है चूंकि ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा ग्लूकोज होगा कि किडनी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी, और जब वो सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कुछ अमाउंट आपको नजर आएगा कि वो यूरिन के अंदर मिल रहा है। यही डायबिटिक्स की पहचान होती है कि उनके यूरिन के अंदर हमें ग्लूकोज मिलता है।